नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के सामने वार का सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि वार किस तरह से होती है, वार किस प्रकार से अफेक्ट करती है, इंटेलिजेंस का क्या रोल रहता है। जो भी है पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। वार सीरीज का दूसरा वीडियो है। हमने देखा था कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए वार कितना चैलेंजिंग होता है उस कंट्री के सिटीजन्स के लिए जो कंट्री वार पे होती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि एक कंट्री की इकोनॉमी पर वार क्या असर डालता है। वार के दौरान क्या इकोनॉमी नॉर्मल होती है? वो ग्रेजुअली वार इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है। वो इकोनॉमी नॉर्मल नहीं होती है। नॉर्मल सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक फोकस रहता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर रहता है, स्कूल के ऊपर रहता है, हेल्थ केयर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंप्रूव करने पर होता है। लेकिन वार के दौरान प्रायोरिटीज पूरी तरीके से बदल दी जाती है। वार के दौरान बजट का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस के लिए एलोकेट कर दिया जाता है। रीजन, आर्मी को फ्यूल की जरूरत होती है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, एम्यूनेशन की जरूरत होती है, मिलिट्री व्हीकल्स की जरूरत होती है। इसी वजह से वो एनुअल बजट का जो एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा था वो पैसा डिफेंस के रूप में खर्च की जाने लगती है। और जब पैसा हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से वो पैसा जब डिफेंस में ट्रांसफर होती है, इसका असर ये होता है कि उस देश का डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाती है और धीरे धीरे रुक जाती है। आम आदमी को शायद ये चीजें धीरे धीरे नजर आए, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे देश के ऊपर पड़ता है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डाइवर्जन के बारे में। हम ये जानेंगे कि इंडस्ट्रियल डाइवर्जन क्या होता है। पहले ये समझो कि फैक्ट्री क्या करती है। वार के दौरान इंडस्ट्रीज भी बदल जाती है। जो फैक्ट्री पहले सिविलियन प्रोडक्ट बनाया करती थी, अब उसका फोकस होता है मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने के ऊपर। स्टील प्लांट्स क्या करती है, अपना जो फोकस रहती है वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने पर करने लगती है। इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज या जो भी रहती है ये सर्विलेंस डिवाइसेज बनाने लगती है। व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनीज जो होती है वो सिविलियन के लिए कार नहीं बनाती है, मिलिट्री के लिए व्हीकल्स बनाने लगती है। ये सारा जो चीज है इसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं या इंडस्ट्रियल डाइवर्जन बोलते हैं। इसका फायदा आर्मी को तो होता है, लेकिन पूरे देश के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ जाता है। आम लोगों में क्या होता है? आम लोगों में इस चीज का प्रोडक्ट कैपेबिलिटी घट जाता है, सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, और आम आदमी के लिए ये चीजों का जो कॉस्ट होता है वो शूट कर जाता है, ऊपर उठ जाता है। इस चीज से इन्फ्लेशन का एक साइकिल शुरुआत हो जाता है और इसका भुगतान आम पीपल्स करते हैं। वहां के नॉर्मल सिटीजन्स को इसका भुगतान किया जाता है। मतलब देश युद्ध पर जाती है, इसका इफेक्ट सिर्फ देश के ऊपर नहीं होता है, उस देश में रहने वाले उस देश के सिविलियंस के ऊपर भी उसका काफी प्रभाव पड़ता है। यहां तक आप ये सोचो कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऑक्सीजन सब का प्रोडक्शन हॉस्पिटल्स के लिए बना रही थी, वो भाई मिलिट्री, वो जो ऑक्सीजन का सप्लाई है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है ना कि हाई ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत पड़ता है। जब किसी चीज को वेल्डिंग वगैरह करते हैं, आयरन इंडस्ट्रीज वगैरह में ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। तो जो भी ये सब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती है वो फोकस उसके तरफ चला जाता है। मतलब जो यहां तक कि ऑक्सीजन का सप्लाई भी हॉस्पिटल में घट जाता है। वार का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ता है हम लोगों के ऊपर। अब हम आगे आप लोगों से जिक्र करेंगे सैंक्शन और इकोनॉमिक वार के ऊपर। क्या आपको लगता है कि अगर किसी देश के ऊपर जाकर आप बम गिरा दोगे तभी उस देश का नुकसान कर सकते हो? नहीं, हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। आज के समय में वार इकोनॉमिक भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है इकोनॉमिक वारफेयर कैसे होगा। मॉडर्न दुनिया में इकोनॉमिक वारफेयर का ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कंट्रीज का उसका बैंकिंग सिस्टम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ग्लोबल मार्केट से बाहर कर दिया जाए, ग्लोबल मार्केट से उसका बिजनेस को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, तो क्या होगा? उस कंपनी की इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हो जाएगी। इसे हम सैंक्शन कहते हैं। सैंक्शन का पर्पस होता है कि मिलिट्री प्रेशर को जनरेट किए बिना इकोनॉमिक प्रेशर से काम निकाल लेना।
लेकिन सैंक्शन का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होती है, आम लोगों के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आम लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इंपोर्ट्स महंगी हो जाती है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल कम पड़ जाती है, मेडिसिन की सप्लाई इफेक्ट करती है, टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट स्लो हो जाता है या टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट घट जाता है, और धीरे धीरे इकोनॉमी कोलैप्स करने लगती है, इकोनॉमिक ग्रोथ घटने लगती है। आपको एक कॉमन सा एग्जांपल से आपसे हम बात करते हैं। सपोज चाइना हमें चाइना हमें टनल को बोर करने वाला मशीन बेचती है, टनल खोदने वाली मशीन बेचती है। काफी महंगी होती है, रेयर उसका टेक्नोलॉजी है, काफी उतने बड़े बड़े टनल्स को खोदने में वो काम आता है। किसी भी देश में अगर टनल खुद रहा है या रोड बन रहा है तो उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप कर रहे हो, जिससे उस देश को इकोनॉमिक लाभ होगा। अगर हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं, पीओके लेने के लिए हमला करते हैं, अभी करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुए हैं कि किसी भी देश से भाई अनडिसेंट डिसीजन ले ले, किसी से जाकर के हम युद्ध में चले जाएं। एक छोटा सा एग्जांपल, पाकिस्तान जैसा झटलू सा छोटा सा देश के ऊपर हम हमला करते हैं, उसका इफेक्ट ये होगा कि चाइना इसका फायदा उठाने का कोशिश करेगा। चाइना अपने तरफ से कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने का प्रयास करेगा, इंपोर्ट्स को स्लो डाउन करने का प्रयास करेगा। वो कहेगा कि मैं आपको टनल बोरिंग मशीन आपको नहीं बेचूंगा। तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि आप ग्लोबली कटने लगोगे। मतलब जिस देश के ऊपर आप हमला करते हो, अगर उस देश का कोई फ्रेंडली कंट्री है तो आपको चारों तरफ से हमला कर सकता है। हमला इकोनॉमिक हो सकता है, मिलिट्री एक्शन आपके ऊपर ले सकता है। मतलब वार का सिनारियो बहुत ही अलग होता है। आप उसको नॉर्मल तरीके से नहीं ले सकते हैं कि आप बंदूक उठाएं, किसी भी देश में जाके दग 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 चालू हो गए। युद्ध इतना आसान नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं एक ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर जो आम जनमानुष को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। वार के दौरान इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इसको सिंपल भाषा में समझे तो आप एक ट्रक के एग्जांपल से ले सकते हैं। आपके पास में एक दुकानदार है, उसको ट्रक से ला करके कोई सामान देता है। ट्रक से ला करके सामान दे रहा है तो पहले वो ट्रक वाला 15,000 रुपया में आपको एक बड़ा दूर से ला करके सामान को वहां पर उस डेस्टिनी पर ला करके छोड़ दी थी। वार के दौरान पेट्रोल डीजल महंगे हो गए, रोड अनसेफ हो गया है, सिक्योरिटी कॉस्ट बढ़ गई है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है, अब ट्रांसपोर्ट ज्यादा महंगी हो जाएगी। अब वो 15,000 की जगह 20,000 चार्ज कर सकता है, 22,000 चार्ज कर सकता है। तो जो सामने वाला दुकानदार रहेगा उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो दुकानदार ही पे करेगा उस ट्रांसपोर्ट कंपनियों को। अब समझो कि वो सामान का किराया इस सब के साथ मिल करके अगर हम इस डायरी का कॉस्ट अगर 50 रुपया लेते थे कि 50 रुपया में डायरी मिलता था, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मान लीजिए 3 रुपया बढ़ गया, तो 50 रुपये का डायरी ये 53 रुपये का हो गया। यानी 1.5% का इन्फ्लेशन हो गया अचानक से इसके ऊपर। समझ रहे बातों को? इसका इंपैक्ट डायरेक्टली क्या हो रहा है कि वार कहीं हो रही, लेकिन लिंक होते होते आम जनमानुष तक इसका इफेक्ट पड़ जाता है। कस्टमर को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, रिजल्ट महंगाई हो जाती है। और महंगाई सिर्फ फूड तक ही लिमिटेड नहीं होती है। महंगाई पेट्रोल का बढ़ सकता है, डीजल महंगा हो सकता है, गैस महंगा हो सकता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है, मेडिसिन का कॉस्ट भी बढ़ सकता है। अब सोचिए जो फैमिली 25,000 में अपना पूरा परिवार चला रहा था, अब उस परिवार को 40,000 45,000 खर्च करना पड़ेगा। मतलब वार फाइनेंशियल स्ट्रेस शुरू करती है। ठीक है, यानी सैलरी तो उतनी ही रहती है, सैलरी में इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन आपके डेली लिविंग कॉस्ट में बढ़ गया है। ठीक है, और इन्फ्लेशन धीरे धीरे सोशल टेंशन भी बढ़ा सकती है। और वार सिर्फ आपको फूड क्राइसिस ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी देती है। यानी सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं होता है, वार में अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। इन्फ्लेशन के साथ साथ एक और प्रॉब्लम होती है, जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है तो बिजनेस का एक्सपेंशन स्लो डाउन हो जाता है या रुक जाता है, नई हायरिंग बंद हो जाती है। मतलब आपको जॉब पर लोग अब नहीं रखेंगे। कुछ कंपनियां दिवालिया हो जाती है, उनके पास उतना घाटा सहने की क्षमता नहीं होती है, तो सब कंपनियां शट डाउन हो जाती है। स्मॉल स्केल का जो बिजनेस होता है वो सरवाइव कर ही नहीं सकता है।
फैक्ट्रीज अपना प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती है और धीरे धीरे जॉब जाने लगती है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट तब होता है जब करियर शुरू होता ही नहीं है। कहने का मतलब कि लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड होंगे तो भीड़ बढ़ेगी ना, भीड़ बढ़ेगी तो अपॉर्चुनिटीज घट जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से लोग में पॉवर्टी आएगी, गरीबी की वजह से वो क्राइम करने के लिए विवश रहेंगे, क्योंकि सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई फैमिली है उसका, तो भाई उसका फैमिली किसी ना किसी प्रकार से चलाना ही है, तो शॉर्टकट्स अपनाने लगेंगे, ड्रग्स का बिजनेस करने लगेंगे, क्राइम्स करने लगेंगे, लूटपाट करने लगेंगे। इस टाइप की चीजें बढ़ जाएगी, सोशल फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, क्राइम रेट इन्फ्लेट कर जाएगा। आप सोचो कि एक वार चालू हुआ है, उसका इम्पैक्ट आपके घर के आसपास आ रहा है कि चोरियां होनी चालू हो रही है, किस लेवल का दिक्कत हो रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे फूड क्राइसिस के बारे में। तो हम पहले ये जानते हैं कि ये सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू में से एक है, फूड सिक्योरिटी। डेवलपिंग कंट्री का एक दिक्कत है कि वहां का जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होती है, डेवलपिंग कंट्री एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होती है। फार्मर्स अपने फील्ड तक पहुंच नहीं पाते हैं वार की वजह से, और फ्यूल शॉर्टेज की वजह से वो नहीं पहुंच पाते हैं, और फर्टिलाइजर की सप्लाई भी स्लो हो जाती है। नेटवर्क, जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है? फूड का प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, मार्केट में सप्लाई नहीं जाती है, प्राइस बढ़ जाता है, पुअर फैमिली को खाने के लाले पड़ जाते हैं, चिल्ड्रन मेल न्यूट्रिशन का शिकार होने लगते हैं, उनको अच्छा से अनाज ही नहीं मिलेगा, अलग अलग फूड उसके पास अच्छा से पहुंच ही नहीं पाएगा, महंगा हो चुका है, बहुत सारा लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? एक रेंज ऑफ पीपल्स में वो बढ़ने लगेगी। बच्चों को प्रोटीन ज्यादा चाहिए, वो उन्हें नहीं मिलेगा, मतलब न्यूट्रिशन घटने लगेगा डेली फूड में, और बीमारी के शिकार वहां ज्यादा होंगे। इसका असर फिर हेल्थ केयर सिस्टम पे पड़ेगा, वो इवेंचुअली बीमार होकर हॉस्पिटल ही जाएंगे। और ये सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है जब आपके पास पैसे हों और आप अनाज खरीद नहीं पा रहे हैं। वार कितना इंपैक्ट डालता है आपके लाइफ पर आप सोच सकते हो। काफी आसान होता है कहना कि आप किसी देश के ऊपर हमला कर लो, तो बाकी की बातें आप लोगों से बाद में करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करना पड़ेगा, वीडियो काफी लंबी हो रही है। अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे एनर्जी क्राइसिस के बारे में, हेल्थ केयर कोलैप्स के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, एजुकेशन क्राइसिस के बारे में, रिफ्यूजी क्राइसिस के बारे में, इंटरनल रिवोल्ट के बारे में, फॉरेन इन्फ्लुएंस के बारे में, इंफॉर्मेशन वारफेयर के बारे में, न्यूक्लियर रेडिएशन के रिस्क के बारे में, और इन्वायरमेंटल इशू काफी होती है, ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन और पोस्ट वार कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत डिटेल में आप लोग से जिक्र करूंगा। आप लोगों से बात करके काफी अच्छा लगा, बहुत सारे लोग हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी दे रहे हैं। अगर आपको ये वार वाला सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्रीवियस वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, और हमें आज्ञा दीजिए। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं कोशिश करूंगा कि डेली इस प्रकार की वीडियो लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।